गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सरकारी उमंग। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आज हम लोग के सेकंड लेक्चर पे, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला लेक्चर मुस्लिम इन्वेजन्स आपने ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ लिया है। उसमें आपने देखा था कि कैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में हमला कर रहे थे, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर गजनवी आए और फिर गोरी आए। गोरी ने फाइनली यहां रुकने का फैसला किया भारत में, और अपने दिल्ली सल्तनत का याद रख लीजिएगा, पहला जो डायनेस्टी है, पहला जो वंश है, उसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव, जिसको आप स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश बोलते हैं। अब ये स्लेव डायनेस्टी क्या है, गुलाम वंश क्या, एक्चुअली हुआ क्या था, मोहम्मद गोरी ने जब भारत में रुकने का फैसला किया तो इसके पास कई स्लेव मतलब कई गुलाम थे। और स्लेव डायनेस्टी में आज हम लोग यार पहले स्लेव डायनेस्टी की डेट पढ़ लें, 1206 से 1290 ये वो समय होगा जिसमें पूरी पहला दिल्ली सल्तनत कई वंशों में बटी है, जिसका पहला वंश है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव वंश की शुरुआत कब हुई? जब हमने आपको अभी बताया कि मोहम्मद गोरी ने भारत में रुकने का फैसला किया, उस दिन से हमारी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और पहला वंश था स्लेव वंश, गुलाम वंश, जिसकी डेट थी 1206 से 1290। आज हम लोग तीन कैरेक्टर पे बात करेंगे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा उनके बाद आएंगे इल्तुतमिश, और उसके बाद आएंगी रजिया। इन तीनों को आज हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए स्लेव डायनेस्टी का मतलब, सबसे पहले इस शब्द पे फोकस करिए, स्लेव होता क्या है। आज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हम लोग समझ लेते हैं स्लेव का मतलब गुलाम, जो नौकर चाकर है, अपने घर का जो काम हम कहेंगे करेगा, सफाई करेगा, बर्तन धुलेगा, ऐसा नहीं है। उस समय स्लेव का मतलब क्या होता था कि जैसे एक राजा था, राजा क्या करता था, वो बाहर चला जाता था और अपने गुलाम को यहां छोड़ के चला जाता था, जिसके लिए एक शब्द दिया गया मामलूक। ये क्या करते थे, इनको मार्केट से खरीदा जाता था। पहले ये समझते हैं, खरीदा जाएगा पैसा दे के, तो इनके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, कुछ टैलेंट होगा, उसके दम पे इनको खरीदा जाता था। फिर इनको, इनके टैलेंट को, इनके हुनर को और निखारा जाता था, इनको लड़ाई सिखाई जाती थी, इनको बढ़िया योद्धा बनाया जाता था। और फिर इनमें से जो जिस काबिल होता था उसको उस लेवल, उस पोस्ट, उस उपाधि के हिसाब से काम दे दिया जाता था। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में जो हमारा पहला गुलाम था, उसका नाम था कुतुब उद दीन ऐबक। कुतुब उद दीन ऐबक, याद रख लीजिएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक साहब, इसके बारे में अगर आप डेट पढ़ेंगे तो डेट होगी 1206 से 1210, मगर मैं ये ऑफिशियल डेट है। मगर आपको बता दें 1192 में जब बैटल ऑफ तराइन हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी से, तब गोरी को जिताने में, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इसका बहुत बड़ा हाथ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद गोरी ने इसी को सब बागडोर दे दी थी। तो ऑफिशियली भले ये 1206 में राजा बना, मगर असल मायने में ये 1192 से 1210 तक में इसने काम किया। इसी के अंडर में, इसी के गाइडेंस में सब भारत में काम हो रहा था। मगर ऑफिशियली 1206 में इसको गोरी ने एक राजा घोषित कर दिया था भारत का। तो ये डेट ऑफिशियल डेट है, मगर ये आपको समझाने को बता दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 तक थे। अब इन्होंने काम क्या क्या किया, एक एक करके आपको बताते। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये डेट 1206 से 1290 याद रख लीजिएगा। पूरी सल्तनत की, पूरे गुलाम वंश की डेट है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1206 से 1210 तक। अब क्या क्या काम हुआ, एक एक करके हम लोग समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला काम ध्यान से समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या किया, यहां पे अच्छे अच्छे थोड़े से कानून ऐसे बनाए कि जिससे लोगों को यहां पे क्या हो, लोगों को, इन लोगों के ऊपर भरोसा, जो, क्योंकि ये लोग थे लुटेरे, आप समझ पा रहे हैं, लोग बाहर से आए थे सिर्फ लूट मार करने, मगर धर्म के नाम पे ये लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करते थे कि इन लोग को थोड़ा सा लोग समझे, थोड़ा सा लोग इनको क्या करें, थोड़ा सा लोग इनको साथ दें। अब सबसे पहले टाइटल, इसको टाइटल क्या दिया गया मैं आपको बता दूं। टाइटल लिख लीजिए, आमिर ए कहनूर, AMIR, आमिर AKHNUR, आमिर ए अखनूर। ये कई बार क्वेश्चन आया है, लोग समझ नहीं पाते हैं, समझ गए, ये इसको टाइटल दिया गया। और मैं ये पोस्ट इसको दिया गया। टाइटल और पोस्ट आपको समझना होगा।
टाइटल इनको कई मिली है मगर पोस्ट इनको सिर्फ एक मिली है। टाइटल और पोस्ट में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइटल इनको क्या दिया गया मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कुरान QURAN, कुरान KHWA, पहला इनका टाइटल था कुरान ख्वा। ये क्या होता है, इसी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। कुरान ख्वा का मतलब एक्चुअली ये था, इन्होंने कुरान को बिल्कुल रट लिया था, उसकी आयतों को एकदम इसने दिमाग में बिठा लिया था, इसलिए इसको एक पहला टाइटल दिया गया कुरान ख्वा। एक ये दिल से बहुत अच्छा था, लाख बख्श, इसको एक टाइटल दिया गया। कई लोगों बेचारे इससे पैसा लेते थे, जो दे नहीं पाते थे, ये बख्श देता था। ये एक दिल से अच्छा इंसान था, तो लाख बख्श इसका दूसरा टाइटल है। तीसरा टाइटल मैं आपको सबसे अच्छा बताऊं, इसने इज्जत देने के लिए अपने आप को टाइटल दिया सिपाह सालार। इसने क्या किया, इज्जत देने के लिए किसको, गोरी को, जबकि इस समय ऑफिशियली भारत का राजा था, मगर इसने कहा नहीं, हमें राजा नहीं बनना, मैं अपने आप को एक सिपा सलार मतलब एक चौकीदार टाइप का राजा के अंडर रहूंगा और मैं सिपा सलार ही कहलाना पसंद करूंगा, मुझे राजा या सुल्तान बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या क्या टाइटल मिले, तो कुरान ख्वा, लाख बख्श, सिपा सलार। पोस्ट क्या थी, आमिर अखनूर, याद रख लीजिएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक पे एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इनका सेंटर कहां था, याद रख लीजिएगा। सेंटर इनका था लाहौर। ये अभी दिल्ली सल्तनत नाम है, मगर अभी तक ये दिल्ली आए नहीं थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई समस्या यहां तक? कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में अपना सेंटर, अपना केंद्र बनाए थे। उससे एक अच्छी बड़ी बात आपको और बता दें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक काम और किया। इनके एक संत थे बख्तियार काके, बख्तियार काके, इनकी याद में यह क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, मगर किसकी याद में बनाया, तो बख्तियार काके की याद में। इन्होंने दिल्ली में क्या बनाया, कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार पे क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार एक्चुअली जब ये बना रहे थे तो हुआ क्या था, 1210 में एक गेम होता है चौगान को हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो हॉर्स पोलो। तो ये हॉर्स पोलो खेलते खेलते खत्म हो गए और कुतुब मीनार जो बना रहे थे वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया इनके समय में। तो इनके बाद जो राजा बने थे इल्तुतमिश, उन्होंने उसको कंप्लीट करवाया। और आपको नॉलेज के लिए बता दें, कुतुब मीनार में टोटल 3 लोगों का हाथ है बनवाने में। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, 2 मैं आपको बता चुका हूं, और तीसरे अपने तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। एक बिजली गिर गई थी, आप आगे पढ़ेंगे। टोटल कुतुब मीनार में 3 लोगों का हाथ है, इतना ध्यान से समझना है। एक बहुत बड़ी बात बता दें, 1210 में कैसे मरे, चौगान खेलते समय मरे। और आप इतिहास हमारा पढ़ेंगे, शुरुआत से एंशिएंट से लेके मेडिवियल से लेके आगे मॉडर्न तक, बहुत ही कम ऐसे राजा महाराजा हम लोग के भारत में थे जो वाकई युद्ध के मैदान में मरे। ज्यादातर आप देखेंगे कोई सीढ़ी से गिर के मर गया, कोई आप देखेंगे पेचिस ज्यादा खा के पेचिस बीमारी हो गई उससे मर गया, कोई आप देखेंगे पोलो खेलते खेलते पोलो हो गया। तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही कम ऐसे योद्धा थे जो वाकई युद्ध के मैदान में मारे गए या शहीद हुए। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक पे जितने क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको सब बता दिया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कब खत्म हुआ, अब तो आप खुद ही बता देंगे, 1210 में। देखिए, सीरियल क्रम आपको पता होना चाहिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद मैंने कहा था इल्तुतमिश, मगर 3 महीने के लिए, याद रख लीजिएगा, उसी ये 1206 से 10 और इसी 1210 में 3 महीने के लिए आराम शाह आए। याद रख लीजिएगा, आराम शाह। क्रोनोलॉजी है, क्रम है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए केवल यहां लिख दिया मैंने साइड में। अब मेन व्यक्ति 1210 जब ये खत्म हुए तो 1210 से लेके 1236 तक, 36 तक मेन व्यक्ति आए इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत क्यों बोला जाता है? उसके पीछे पहली वजह, 2 वजह हैं।
पहली वजह कि इनका सेंटर जो पहले लाहौर था, याद रख लीजिएगा, वो लाहौर से अब कहां आ चुका है, दिल्ली आ चुका है, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपना केंद्र दिल्ली बनाया। चलिए दूसरा, एक वर्ड याद रख लीजिएगा, खलीफा। देखिए एक जगह है बगदाद, ठीक, बगदाद में इन मुस्लिम लोगों के हेड थे जिसका नाम था खलीफा। हम लोग को छोटे में मम्मी लोग बोलती तुम बहुत बड़े खलीफा हो, हम लोग खलीफा को निगेटिव देखिए ले लेते हैं। एक्चुअली खलीफा वर्ड क्या होता है, इनका सरदार, इनका हेड, और वो इनको खिलवत देते हैं। खिलवत मतलब इनको लाइसेंस देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, अप्रूवल देते हैं कि ठीक है तुम भारत के सरदार हो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसा कोई सर्टिफाइड नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला था, मगर पहली बार इल्तुतमिश को, ये डेट लिखिए, इल्तुतमिश को पहली बार क्या मिली थी, खिलवत मिली थी। किससे मिली थी, खलीफा से। कहां से, बगदाद से, और इसने अपना सेंटर लाहौर से दिल्ली कर दिया। तो ये दो वजह थी जिसके लिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। रियल मायने में तीसरे नंबर पे था और सही मायने में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे था। चलिए इतना आप समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। अब इल्तुतमिश ने देखिए बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे सही मायने में ये दिल्ली सल्तनत चल पाई। कैसे चल पाई, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम इसने क्या किया, इक्ता सिस्टम इसने लाया। इक्ता सिस्टम क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। इसने भारत को कई इक्ता मतलब ये समझ लीजिए कई ऐसे हिस्सों में बांट दिया, छोटे बड़े हिस्सों में, और हर हिस्सा का एक हेड बना दिया कि भाई तुम यहां की देख रेख करो, इनके काम देखो, यहां नियम देखो, यहां कानून देखो, यहां से उपज लाओ, यहां से पैसा लाओ, यहां से रेवेन्यू लाओ, यहां से टैक्स लाओ, ताकि हम कुछ लोगों के लिए कुछ अगर पैसा ले तो उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो ये था इक्ता सिस्टम जो इल्तुतमिश ने लाया। यहां तक कोई दिक्कत। इल्तुतमिश ने एक और काम किया था इक्ता के बाद, एक सेकेंड काम किया था, कॉइन्स। सिक्कों पे एक क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिएगा, कि वो पहला राजा कौन सा था जिसने टकसाल, ध्यान से समझिएगा, जिसने टकसाल का नाम सिक्कों पे लिखा। अब टकसाल क्या होता है, मिंटिंग एक्चुअली होता है, क्या जहां पे सिक्कों की मिंटिंग होती है तो वहां पे लिखा जाता है कि ये किस टकसाल, किस फैक्ट्री, किस जगह पे ये इसका मिंटिंग हुआ, कहां, कौन सा टकसाल था, कौन सी जगह थी। तो कॉइन्स में याद रख लीजिएगा, मिंटिंग या हिंदी में टकसाल का नाम अगर किसी ने लिखा तो वो कौन थे, इल्तुतमिश थे पहली बार। और कॉइन जो थे टंका याद रख लीजिएगा, और पीतल, दो तरीके के थे। टंका था सिल्वर और पीतल था कॉपर। ये आपके सामने जो सिक्कों से क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट में देखो समझना है, हिस्ट्री बहुत डिटेल में नहीं समझनी। जो क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए। चलिए यहां तक समझ गए। एक और आपको बहुत बड़ा फैक्ट देते हैं। एक व्यक्ति था इब्न बतूता, उसने इल्तुतमिश के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताई है। उसने ये बताया है कि इल्तुतमिश एक ऐसा राजा था। देखिए हुआ क्या, पहले एक बात समझते हैं। इक्ता का हेड कौन था, चालीसा। पहले ये वर्ड समझ लेते हैं, चालीसा। चालीसा को ही एक टर्म दिया गया तुर्क, चहलगानी, तुर्क के चहलगानी। ध्यान से समझिएगा तुर्क के चहलगानी क्या होता है, कि इक्ता का प्रमुख या इक्ता का हेड बनाया इल्तुतमिश ने, किसको, चालीसा को। चालीसा क्या है, टीम ऑफ स्पेशल 40। इन्होंने क्या किया, स्पेशल 40 की टीम बनाई। कोई दिक्कत, स्पेशल 40 की जो टीम बनाई उसका नाम रखा चालीसा या तुर्क चहलगानी डिपार्टमेंट का नाम था। ये निक नेम है, ये शॉर्ट नेम है, ये नहीं आता है, ये आता है तुर्क चहलगानी। इसके स्पेशल 40 ऑफिसर बने इल्तुतमिश के अंडर में, और इनसे कहा गया तुम अपने अपने इक्ता को देखो, वहां पे लोगों के साथ याद रखना है, न्याय प्रिय शासक था, लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब अगर एक बात बताओ, जैसे अगर लोगों के साथ गलत हो जाए तो क्या किया जाए। तो इसने क्या किया, इब्न बतूता ने हम लोग को बताया है कि इसने अपने महल के बाहर, जहां पे ये रहता था, महल के बाहर
इसने क्या किया, अपने महल के बाहर संगमरमर के 2 शेर बनवाए, 2 शेर टाइगर बनवाए, और उसमें एक बहुत बड़ी सी घंटी लटका दी उनके गलों पे, शेरों के महल के बाहर। और इसने ये आदेश दे के रखा था अपनी सेना को और लोगों से ये सिफारिश की थी कि अगर कभी तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा हो, कभी तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो, कभी आम आदमी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा हो, तो तुम सुबह दोपहर शाम रात लेट नाइट कुछ मत देखना और तुम चुपचाप आके वो घंटा बजा देना। और अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो बस एक बार घंटा बजा देना। वैसे लोगों को नियम था कि कोई रोकेगा नहीं, और चाहे आधी रात होगी, नियम था कि इसको इल्तुतमिश को उठाया जाएगा, सुल्तान को उठाया जाएगा। उठा के कहां जाएगा, ये लोगों से मिलेगा और देखेगा क्या सही है क्या गलत है। अगर लोगों को न्याय नहीं मिला तो यकीन मान लीजिएगा फिर सिर्फ एक ही चीज होगी, क्या, कि वो जो घंटा ये बजा रहे हैं, फिर जो ऑफिसर उसके लिए जिम्मेदार होगा उसका घंटा बजा देगा कौन, इल्तुतमिश। तो ये न्यायप्रिय शासक था, लोगों के लिए बहुत कुछ सोचता था। अब मस्जिदों पर एक क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा आता है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी। तो मैं आपको बता दूं, कुव्वत उल इस्लाम, ये पहली मस्जिद थी। इस पे क्वेश्चन आता है ये किसने बनाया था, इससे पहले किसका नाम था, कुतुबउद्दीन ऐबक। ये आपको नहीं भूलना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि मस्जिदों पे ही कि डोम सिस्टम किसने बनाया। डोम क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मस्जिद है, ये मस्जिद है, इसके ऊपर ये जो आपने देखा होगा इसको बोलते हैं डोम सिस्टम। इस लिख लीजिए, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश ने पहली बार डोम सिस्टम जब जहां स्टार्ट किया तो उस जगह का नाम तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा। देखिए 2 क्वेश्चन है, अगर मस्जिद पूछे कि भारत की पहली मस्जिद तो कुव्वतुल इस्लाम। एक क्वेश्चन और आता है कि 2.5 दिन के लिए, याद रख लीजिएगा, 2.5 दिन के लिए मस्जिद बनाई गई थी, टेम्पररी मस्जिद। किसने बनाई थी, कुतुबउद्दीन ऐबक ने। कौन सी, ये राजस्थान गए थे टूर पे, तो वहां एक जैन मंदिर था, उस मंदिर को डिमोलिश करके उसको तोड़ के इन्होंने मस्जिद बना दी और उसको नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कुतुबउद्दीन ऐबक पे मस्जिद पे 2 सवाल आते हैं, पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, दूसरी मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, राजस्थान के टूर पर ये गए थे कुतुबउद्दीन ऐबक। अब इल्तुतमिश के समय मस्जिदों पे जो सवाल आता है वो पूछा जाता है कि डोम सिस्टम की शुरुआत किसने की भारत में पहली बार मस्जिदों में, तो वो इल्तुतमिश थे। कहां पे की, सुल्तानगढ़ी के मकबरे में। किसकी याद में, अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद की याद में। तो क्वेश्चन आपको फंसा नहीं पाएगा, मैंने आपको हर एंगल से बता दिया। चलिए यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए एक आपको बहुत बड़ा फैक्ट बता देते हैं। इल्तुतमिश देखिए एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति था। यह कैसे साबित होता मैं आपको बताऊं। इल्तुतमिश के समय हुआ क्या, एक दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा था चंगेज खान। चंगेज खान ने क्या किया, एक जगह थी ख्वारज़म के शाह पे उसने हमला कर दिया और उसको मार दिया। और चंगेज खान के बारे में आपको बता दें, ये बहुत ही खतरनाक राजा होता था। जहां जाता था वहां हमला जब करता था तो वहां के इतिहास भूगोल तक बदल देता था। मतलब इतना बुरा मारता काटता था कि लोगों को भी मारता था, बिल्डिंग भी ढहा देता था, पहचान में नहीं आएगा कि ये वही जगह थी। तो चंगेज खान ख्वारज़म को मार देते हैं, ख्वारज़म के शाह को। और उनका बेटा था मांग बर्नी। ये याद रखना है, मिंग इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है मिंग बुर्नी, अब बोला जाता है मांग बर्नी। मांग बर्नी वहां से दौड़ता हुआ इंडिया आ गया। इंडिया में राजा कौन था, इल्तुतमिश। ये कहां का था, ख्वारज़म का, शाह का बेटा मांग बर्नी। और चंगेज खान कहां पहुंच गया, शाह को मारने के बाद वहां रुक गया। और जब वो देखा कि उसका बेटा अफगानिस्तान से इंडिया आ गया और इंडिया में कौन था, इल्तुतमिश। और चंगेज खान को यह लगा कि क्या इल्तुतमिश ऐसा तो नहीं कि इसकी मदद कर रहा हूं मांग बर्नी की। अब देखो हुआ क्या, अब इल्तुतमिश फंस गया, सैंडविच बन गया। मतलब अगर इसकी मदद करता है, मांग बर्नी की मदद क्यों करता है, क्योंकि ये उसी देश का थे जहां से लोग आए थे। अगर कल को इल्तुतमिश के साथ कुछ खराब होता है या इन लोगों को वापस जाना पड़ता है तो उनको वहीं जाना पड़ेगा वापस। यहां तक क्लियर।
तो मांग बरनी की अगर मदद करता तो चंगेज खान निपटा देगा इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश इस स्थिति में नहीं था, अभी तो शुरुआत ही कर रहा था भारत में कुछ अच्छा करने की कि चंगेज खान से लड़ ले। तो इल्तुतमिश इसकी मदद तो नहीं कर सकता था किसी भी हाल में, मतलब चंगेज खान के फेवर में बॉल थी, इल्तुतमिश इसकी मदद नहीं कर सकता था। अब मांग बरनी अगर मदद नहीं करता है तो मांग बरनी वापिस हो सकता है कभी इनके लिए दुश्मनी खड़ा कर दे या इनके रिश्तेदारों परिवार वालों को वहां मारे। इल्तुतमिश ने क्या गेम खेला, मांग बरनी का दूत आया इल्तुतमिश के पास, दूत मैसेंजर, और ये कहा कि मांग बरनी मदद मांग रहे हैं इल्तुतमिश से, किसके खिलाफ, चंगेज खान खिलाफ, और इल्तुतमिश ने इसके दूत को मार दिया, काट दिया, मरवा दिया और एक अपना दूत भेज दिया मांग बरनी के पास। और ये अनजान बन के कि कोई तुम्हारा दूत मेरे पास आया था, ये कह के भेजा कि सुना है तुम भारत आने की सोच रहे हो। और ये देखो कितनी अच्छी लाइन बोला कि तुम एक बार चंगेज खान की तलवार से तो बच सकते हो, पर भारत के क्लाइमेट, एनवायरमेंट, माहौल, वातावरण से नहीं बच पाओगे। मतलब इसने इतना बढ़िया दूत भेजा, दूत मैसेंजर भेजा, जिसने मांग बरनी के सामने भारत की जो व्याख्या की, जो भारत का डिस्क्रिप्शन था, वो इतना खराब रख दिया कि यहाँ हम खुद ही परेशान हैं, यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत हैं, यहाँ रुपया पैसा नहीं है, यहाँ खाने की चीजें नहीं है, भारत बेकार है, भारत पिछड़ा है, भारत गरीब है। इतना खराब डिस्क्रिप्शन दिया मांग बरनी को भारत की का कि मांग बरनी ने भारत आने का फैसला ही बदल दिया और मांग बरनी कहीं और चला गया। तो आप सोचिए ये प्रॉब्लम निकल गई। मगर पीछा करते करते चंगेज खान आ गए। चंगेज खान को इल्तुतमिश ने कहा, देखिए साहब, हमने आपके दुश्मन को मदद नहीं की, उल्टा भगा दिया, तो आप हमें प्लीज बख्श दीजिए। और इनको इसने बढ़िया से रुपया पैसा दे के इनको भी संतुष्ट कर दिया। तो ये भी चले गए, ये भी चले गए, इल्तुतमिश बच गया। नहीं, यकीन मानिए ये सल्तनत, ये काल शुरू होते ही खत्म हो जाता। तो ये इल्तुतमिश बहुत ब्रेव था। और आपको बता दें, इसको टाइटल दिया जाता है गुलामों का गुलाम। क्यों दिया जाता है? एक्चुअली इतना स्मार्ट था, इतना डैशिंग था, इतना पहलवान था कि मोहम्मद गोरी ने जब पहली बार मामलुकों को, अभी आपको बताया था, स्लेवों को खरीदा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को पहली बार भेजा कि जाओ इल्तुतमिश को खरीद लाओ, तो इतना महंगा था कि गोरी के पास इतना पैसा नहीं था कि इसको खरीद पाए। और इसके मालिक, इल्तुतमिश के मालिक से कहा, ठीक है मेरे पास जितना पैसा भी इतना रख लो, इसको किसी को बेचना मत, इसको मैं ही ले जाऊंगा। बाद में जानते हैं लुटेरे थे लोग, खूब लूट मार करके इल्तुतमिश को क्या किया, फाइनली खरीद लिया और इसने ये खरा उतरा। और आप देख रहे हैं कि इसने अच्छे से क्या चलाया, सल्तनत या काल को चलाया। तो पहला व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा व्यक्ति इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब खत्म हुए 1200, आपको अभी बताया था 36 में, तो 1236 में इल्तुतमिश ने एक विल बनाया था। विल, वसीयतनामा नहीं, एक अपनी इच्छा जाहिर की थी कि ये अपने बेटे को नहीं, इल्तुतमिश ने कहा था कि हम अपने बेटे को नहीं, अपनी बेटी को अगला भारत का सुल्तान बनाएंगे, जिसका नाम था रजिया। ठीक, मगर इसकी जो मैडम थी शाह तुर्काना, वो इसके खिलाफ थी और उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, रजिया सुल्तान नहीं बन सकती है और हमारा बेटा ही सुल्तान बनेगा। मगर रजिया भी कम नहीं थी। रजिया ने एक दिन मौका देखा और एक दिन इसका बेटा शिकार पे गया तो रजिया ने क्या किया, लाल कपड़ा पहन ली, चौराहे पे खड़ी हो गई खूब भीड़ के सामने, अपने तुर्क के चहलगानियों की मदद से, जो स्पेशल 40 थे, चालीसा, इनकी मदद से रजिया ने खूब ड्रामा किया, बढ़िया से एक्टिंग की, लोगों को अपने फेवर में लिया, चालीसा तुर्क के चहलगानी को अपने फेवर में लिया और फाइनली 1236 से 1240 4 साल के लिए रजिया क्या बनती है, भारत की सुल्तान। हमेशा क्वेश्चन आता है, भारत की पहली और आखिरी महिला शासिका या सुल्तान कौन थी? तो रजिया थी। ना इससे पहले कभी कोई फीमेल बनी, ना इसके बाद बनी, रजिया सुल्तान। यहां तक क्लियर है? एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको बता दे, रजिया जब सुल्तान बन गई तो इस पे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला, वो कौन सा व्यक्ति था, चालीसा में से वो कौन सा सदस्य था? देखिए अभी मैंने आपसे कहा चालीसा मतलब स्पेशल 40, इनकी मदद से ही तो ये क्या बनी, सुल्तान बनी। मगर एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सदस्य था जिसने रजिया को जेल से निकाला और बाहर भेजा। रजिया को जेल से निकाल दिया। रजिया बताओ, सुल्तान थी तो जेल कैसे पहुंच गई? रजिया करती क्या थी,
ये कभी भी अपने पिता इल्तुतमिश की तरह भलाई का काम नहीं करती थी कि लोगों की भलाई हो, लोगों का कल्याण हो, हम कुछ अच्छा करें। ये हमेशा इन स्पेशल 40 से घिरी रहती थी। क्यों घिरी रहती थी? क्योंकि इल्तुतमिश ने इनको पावर दे के रखी थी और इनके पावर के आगे रजिया की चलती नहीं थी। तो रजिया ने एक काम क्या करने की कोशिश की कि हमेशा स्पेशल 40 तुर्क चहलगानी या चालीसा में लड़ाई लगवा दी थी। हमेशा इनमें लड़ाई लगवा देती थी कि ये लोग लड़ते रहे आपस में। शुरू में इन लोग को समझ में नहीं आया, ये लोग खूब लड़ते थे। बाद में इनको समझ में आया कि यार रजिया ही हम लोगों को मामू बना रही है, हम लोगों को ही आपस में लड़वा रही है। तो एक दिन सब एक हो गए। कौन? ये चालीसा स्पेशल 40, ठीक, तुर्क चहलगानी ने मिलकर रजिया को, मतलब सुल्तान को, जेल में बंद कर दिया। पर रजिया भी कम नहीं थी, अदाएं बहुत थी इसके पास। इसने क्या किया? अपनी अदाओं का, अपने बोलने के हुनर का, अपनी आंखों का, अपने जादू का इस्तेमाल करके इन तुर्क चहलगानी में एक व्यक्ति था, मतलब इन 40 में से एक व्यक्ति था, अल तुनिया, मैं यहां लिख रहा हूं, अल तुनिया। इसको पटा ली। जेल के अंदर बंद थी, ये बाहर था, इसको पटा ली और इसने ताला खोल दिया और ये दोनों फरार। कहां? भारत आजाद है, कहीं भी जा सकते हैं। अल्तुनिया और रजिया दोनों साथ में भाग गए जेल छोड़ के, जेल को खोल के। अब सुनिएगा, ये फैसला अच्छा था कि गलत था, अभी आपको बताता हूं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हुआ क्या, जब भागते भागते थक गए तो कहीं आराम किए, कहीं आराम फरमा रहे थे। कौन? अल्तुनिया और रजिया। रजिया कहीं उठी और निकल गई होंगी कहीं पानी वानी पीने रोड पे। और जब रोड पे चल रही थी तो उधर से एक टुकड़ी आई, एक जगह, एक क्वेश्चन पूछा था रजिया को कहां मारा गया, तो एक जगह थी कैथल, KAITHAL, याद रख लीजिएगा, कैथल। ये क्वेश्चन कई बार आया है। कैथल में क्या हुआ? रजिया रोड पे टहल रही है, अब सुल्तान है तो क्या पहनी है? हीरे जेवरात, मोती, मालाएं बहुत सारी थी। उधर से कुछ चोर की छोटी सी टुकड़ी आ रही थी, चोर, मामूली डकैत, फुटकर लुटेरे। रजिया को देख लिया, देख के इसने कुछ ऐसा किया नहीं, इसको पहचान ही नहीं पाए। और इन्होंने क्या सोचा, एक आम औरत जा रही जिसके पास बहुत सारा क्या है, हीरे हैं, जेवरात हैं। उसने इस औरत से कहा, मतलब रजिया से कहा, सुल्तान से कहा भारत की, कि तुम अपने हीरे जेवरात हमें दे दो। अब रजिया को लगा एक सुल्तान से तुम क्या बात कर रहे हो, तो रजिया को गुस्सा आ गया, उसने अपनी तलवार निकाल ली। भाई रानी थी या सुल्तान थी तो कुछ भी कर सकती थी। अब वो लुटेरे ने इसको मार दिया। कहां मारा? रोड पर। सुनना, भारत में सबसे खराब मौत पाने वाली रजिया थी। रोड पे मारे, काटे, जेवरात हीरे लिए और निकल गए, और रजिया रोड पे पड़ी हैं। कई देर के बाद जब लोगों ने देखा तब पहचाना कि भाई ये हमारी भारत की सुल्तान रजिया हैं। और इतनी बुरी, इतनी खराब मौत शायद ही किसी की हुई। तो दिल्ली सल्तनत अभी खत्म नहीं हुआ है, दिल्ली सल्तनत अभी चलेगा। अभी तो हमने आपको जैसा बताया था कि 1206 से 1290 तक अभी हम लोग को जाना है। और अभी हम लोग कहां तक कवर किए? 40। अभी आपके पास एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे क्रम आएंगे 2-3, मगर अभी बहुत बड़ा हम लोग को फैक्ट पढ़ना है बलबन के बारे में। और अगले लेक्चर में हम आपके साथ, कोशिश पूरी हमारी रहेगी, इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम बलबन के बारे में पढ़ाएंगे जो 20-25 मिनट का टॉपिक होगा। उसके बाद हम इसी के साथ MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैच कर देंगे और आप आंसर दे पाएंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।